गुड इवनिंग क्लास। आज हम बात कर रहे हैं समांतर पट्ट संधारित्र की। इससे पहले वाले जो क्लास थी उसमें हमने इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उनको बहुत बेहतरीन तरीके से क्या कर लिया था, देख लिया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे समांतर पट्ट संधारित्र क्या है, समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता के लिए क्या ज्ञात करेंगे, व्यंजक ज्ञात करेंगे, और इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में उन सारे क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समांतर पट्ट संधारित्र की कि समांतर पट्ट संधारित्र है क्या। तो इसमें क्या होता है, इसमें चालक की दो आयताकार या वृत्ताकार क्या होती हैं, प्लेटें होती हैं। चालक की क्या होती हैं, आयताकार या वृत्ताकार प्लेट होती है जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर होती है, डी दूरी पर होती है। या आप ओवरऑल अभी व्यंजक ना देके केवल क्या बताएं, इसकी परिभाषा बस बताना चाहें तो परिभाषा में आप क्या बोलोगे कि इसमें धातु की दो आयताकार या वृत्ताकार क्या होती हैं, प्लेटें होती हैं। धातु की क्या होती हैं, दो आयताकार या वृत्ताकार प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर क्या होती हैं, स्थित होती हैं। एक दूसरे से कैसे, अति अल्प दूरी पर स्थित होती है और जिनके बीच के परावैद्युत माध्यम भर दिया जाता है। क्या भर दिया जाता है, के परावैद्युत माध्यम भर दिया जाता है। ठीक है, जिनके बीच जैसे अपन क्या ले सकते हैं, मोम, अभ्रक, रुई, है ना, ये सारी चीजें इनके बीच में क्या कर दी जाएगी, भर दी जाएंगी। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके क्या है, व्यंजक की। तो व्यंजक में बोलेंगे माना एक्स वाई दो समांतर पट्ट संधारित्र की क्या है, आयताकार या वृत्ताकार प्लेटें हैं। ठीक है, माना एक्स वाई समांतर पट्ट संधारित्र की दो आयताकार या वृत्ताकार क्या है, प्लेटें हैं जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर, डी दूरी पर, अति अल्प डी दूरी पर क्या है, स्थित हैं, जिनके बीच के परावैद्युत माध्यम भर दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही जब प्लेट X को क्या दिया जाता है, प्लस Q आवेश दिया जाता है, तो यह उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। क्या हो जाता है, जब हम प्लेट X को क्या देंगे, प्लस Q आवेश देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तथा प्रेरण की क्रिया के द्वारा प्लेट Y के आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश और बाह्य पृष्ठ पर क्या प्रेरित हो जाता है, धनावेश प्रेरित हो जाता है। किसके कारण, प्रेरण की क्रिया के कारण। आंतरिक पृष्ठ पर क्या और बाह्य पृष्ठ पर प्रेरित हो जाता है। चूंकि प्लेट Y का संबंध किससे कर दिया जाता है, पृथ्वी से कर दिया जाता है, जिससे यहाँ का संपूर्ण धनावेश कहाँ चला जाता है, पृथ्वी पर चला जाता है। अर्थात प्लेट Y के पृष्ठ आंतरिक पृष्ठ पर केवल क्या शेष रह जाता है, ऋणावेश ही शेष रह जाता है, जो प्लेट X के धनावेश को कम करने का क्या करता है, प्रयास करता है। अब मान लेते हैं, माना दोनों प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A है। माना दोनों प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A है। ये चीज भी हम बता देंगे कि दोनों प्लेटों में से किसी भी का, चाहे आप प्लेट X की बात करें चाहे प्लेट Y की बात करें, दोनों में से किसी भी का क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A है। अब हम बात करेंगे, चूंकि यदि प्लेट X के बाईं ओर तथा प्लेट Y के दाईं ओर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो, शून्य हो। क्यों, क्योंकि जब ये आवेश दिया है तो ये आवेश इसके बाह्य पृष्ठ पर क्या हो गया, प्रेरित तो हो गया, प्लेट Y के आंतरिक पृष्ठ पर प्रेरित हो गया। ठीक है ना, तो विद्युत क्षेत्र तो जो भी होगा वो यहीं पर होगा। अर्थात प्लेट X के किस ओर, बाईं ओर, किस ओर, बाईं ओर, और प्लेट Y के किस ओर, दाईं ओर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। भाई आप इसी के बीच में ना विद्युत क्षेत्र निकालोगे, आप यहां थोड़ी ना निकाल लोगे। जब आवेश इसके बीच में ही है तो विद्युत क्षेत्र तो यही रहेगा। ठीक है ना, अतः हम क्या बोल सकते हैं, प्लेट A के या X के किस ओर बेटा, बाईं ओर, तथा प्लेट Y के दाईं ओर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, क्या होती है, A के किस ओर और X के किस ओर, बाईं ओर, और Y के किस ओर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तथा यदि प्लेट X के प्रति एकांक आवेश घनत्व तो क्या हो, सिग्मा। अब यदि प्लेट X के प्रति एकांक आवेश घनत्व तो क्या हो, प्लस सिग्मा, क्योंकि आवेश क्या है यहाँ पर, प्लस। यदि प्लेट X के प्रति इकाई आवेश घनत्व, क्या बोलोगे, यदि प्लेट X के प्रति इकाई
आवेश घनत्व क्या हो, प्लस सिग्मा, क्या हो, प्लस सिग्मा, ठीक है ना। और प्लेट y के प्रति इकाई आवेश घनत्व क्या हो, तथा प्लेट y के प्रति इकाई आवेश घनत्व क्या हो, माइनस सिग्मा हो। प्लेट x के क्या हो, प्लस सिग्मा, और प्लेट y के क्या हो, माइनस सिग्मा हो। तब दोनों प्लेटों के मध्य स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेटों के मध्य स्थित किसी बिंदु पर, मतलब इसके इस साइड या इसके इस साइड, दोनों के किसी भी एक बिंदु पर, कोई भी बिंदु ले सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, अतः दोनों प्लेटों के मध्य स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू के। सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 इंटू के। इक्वेशन क्या हो गया, जहां पर एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता। क्या समझ में आ गया, इतना ठीक ठाक समझ में आ गया सभी को। क्या बोला भाई इसमें, सबसे पहले मैंने माना x और y दो समांतर पट्ट संधारित्र की क्या है, आयताकार या वृत्ताकार क्या है, प्लेटें हैं जो एक दूसरे से अत्यल्प दूरी कितने पर, d पर स्थित है, ठीक है, जिनके बीच के परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है। अब जब प्लेट ए x को क्या दिया जाता है, उसके बाद प्रश्न में क्या हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा। प्रेरण की क्रिया के द्वारा प्लेट y के आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश और बाह्य पृष्ठ पर क्या हो जाता है, क्योंकि प्लेट y का संबंध कहां से होता है, तो संपूर्ण धनावेश कहां चला जाएगा, प्लेट y में केवल क्या बचेगा, ऋणावेशी शेष रह जाता है, ठीक है, जो प्लेट x के धनावेश को कम करने का प्रयास करता है। अब यदि दोनों प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो, दोनों का मतलब है इसके भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a हो और इसके भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो, a हो, ठीक है ना, ये भी अपन ने मान लिया। साथ ही साथ हम ये बोले कि प्लेट मतलब इनके बीच पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो रहेगी। तब हम एक चीज और बता देंगे कि तथा प्लेट x के किस ओर, बोले बाईं ओर, और प्लेट y के कहां, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी, शून्य रहेगी। अब हमने मान लिया कि प्लेट x का आवेश घनत्व तो क्या है, बोले प्लस सिग्मा, प्लेट y का क्या है, माइनस सिग्मा। दोनों प्लेटों के बीच स्थित किसी बिंदु पर क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर क्या हो गया। अब हम साथ ही साथ ये बोल सकते हैं कि चूंकि x और y समांतर पट्ट संधारित्र की क्या है, प्लेटें हैं जो एक दूसरे से क्या है, क्योंकि x और y समांतर पट्ट संधारित्र की क्या है, जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, d दूरी पर। अतः इनके किनारों को छोड़कर दोनों के बीच स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी मानी जा सकती है, समान। कहां छोड़कर, किनारों को छोड़कर, किनारे मतलब यहां, इस किनारे को ये वाला भाग देख लें या ये वाला भाग देख लें, किनारे को छोड़कर मध्य पर स्थित किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कैसी मानी जाएगी, एक समान मानी जा सकती है, ठीक है। अतः दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर, दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर क्या हो, भी हो। भाई जब आप आवेश दोगे तो विभवांतर उत्पन्न होगा या नहीं होगा। अतः दोनों प्लेटों के मध्य स्थित किसी बिंदु का जो उत्पन्न विभवांतर क्या हो, भी हो। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप क्या बोलोगे यहाँ पर, यदि दोनों प्लेटों के बीच स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर क्या हो, भी हो, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगी, V अपॉन, दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन D। क्या हो जाएगा E बराबर, या अपन V का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू, क्लियर है, V बराबर क्या हो गया, E इंटू D। V का मान हम E का मान क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है ना। E का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, V बराबर आपका आ जाएगा सिग्मा एप्सिलॉन 0 K इंटू क्या हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, विभव, क्या आ गया, विभव। अब चूंकि हम क्या जानते हैं, पृष्ठ घनत्व से जानते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व जानते हो ना, चूंकि हम जानते हैं आवेश का क्या, पृष्ठ घनत्व, अर्थात सिग्मा बराबर क्या होगा, आवेश बटे क्या होता है, क्षेत्रफल,
आवेश बटे क्या होता है, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश क्या है आपका Q और क्षेत्रफल क्या है, ठीक है ना। तो सिग्मा का मान रख देते हैं यहाँ। तो क्या कंडीशन बनेगी, कंडीशन हमारी बनेगी V बराबर क्या हो जाएगा, इस सिग्मा की जगह क्या रख देंगे Q, और A कहाँ आ जाएगा बेटा नीचे, या आप यहां ही रख लें अभी। और क्या सिग्मा सॉरी एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू क्या हो जाएगा D, तो Q A कहाँ आ जाएगा आपका, तो A एप्सिलॉन 0 के इंटू क्या हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, दोनों प्लेटों के बीच का क्या विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच का क्या निकाल लिया हमने, विभवांतर। अब हम धारिता की परिभाषा से जानते हैं क्या, C बराबर Q अपॉन V। धारिता की परिभाषा तो सभी जानते होंगे, और धारिता की परिभाषा क्या होती है, C बराबर Q अपॉन V। तो चलो हम यहां लिख देते हैं, किसकी परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से। क्या होता है, C बराबर होता है Q अपॉन क्या V। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q का मान क्या है भाई, तो Q का मान Q है, V का मान क्या है Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 K इंटू क्या, ये Q से Q क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन 0 K कहाँ जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन 0 K, और नीचे क्या रह जाएगा, ठीक है। यही समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता के लिए क्या है, व्यंजक है, ठीक है। ये इस चैप्टर का क्या माना जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा परीक्षा 2023 और 22 और 23 के लिए, ठीक है। ये 2022 के लिए क्या माना जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। तो ये तो हो गया धारिता के लिए क्या व्यंजक। अब बात करें सर इसके प्रभावित करने वाले कारक, यदि हमसे पूछ लिए जाएं कि समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले क्या बताइए, कारक बताइए, तो आपको अलग से कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, जो आपके सामने दिख रहा है वही इसको क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो C को कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर रही हैं, देखो अच्छा C को कौन कौन चीजें प्रभावित करती हैं। सबसे पहले C को कौन प्रभावित कर रहा है, क्षेत्रफल। तो C डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके दिख रहा है, A के। दूसरी कंडीशन क्या, एप्सिलॉन 0, तो C इज प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन 0। तीसरी कंडीशन क्या, K, तो C इज प्रोपोर्शनल क्या दिख रहा है, K। और चौथी कंडीशन क्या दिख रही है आपकी, D, तो C इज प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1/D। अब यहां से क्या स्पष्ट होगा कि क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, इन प्लेटों का क्षेत्रफल क्या होगा, जितना ज्यादा होगा धारिता का मान उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन एप्सिलॉन 0, यदि निर्वात की विद्युतशीलता का मान अधिक होगा धारिता का मान ज्यादा होगा। यदि उनके बीच के परावैद्युत तो जो माध्यम भरा जाए यदि वो अधिक है तो धारिता का मान क्या होगा, अधिक होगा। और सबसे लास्ट चीज C इज प्रोपोर्शनल 1/D क्या, D। सर यदि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी, तो धारिता ज्यादा होगी। इनवर्स प्रोपोर्शनल लगा है यहाँ पर, व्युत्क्रमानुपाती दिख रही है चीज, अर्थात यदि D का मान बढ़ेगा तो धारिता कम हो जाएगी, और यदि D का मान कम होगा तो धारिता बढ़ जाएगी। कारण क्यों, यदि ये प्लेटें एक दूसरे के कहां रहेंगी, पास रहेंगी, तो प्रेरण की क्रिया के द्वारा यहां पर ऋणावेश उत्पन्न होगा, एक दूसरे के आवेश को कम करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यदि प्लेटें क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से बहुत दूर दूर हो जाएं, तो क्या प्रेरण की क्रिया होगी। तुलना करना है, यदि किसी से कंपेयर करना है तो व्यक्ति पास में होना भी तो चाहिए। यदि वो व्यक्ति हमसे बहुत दूर है तो फिर तुलनात्मक बातें कैसे करोगे आप, नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर याद रखना है कि दोनों प्लेटों की जो बीच की दूरी है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता के लिए क्या व्यंजक। ये क्वेश्चन भी समांतर पट्ट संधारित्र के जैसे ही है, इसमें केवल अंतर ये है कि यहां पर अपन ने क्या ले लिया है, एक परावैद्युत माध्यम जो कि समांतर पट्ट संधारित्र के कैसे रखा है, समांतर रखा है। बस ये कंडीशन बस चेंज हुई है, बाकी सारी कंडीशन आपकी कैसे रहेगी, समांतर पट्ट संधारित्र के जैसे ही रहेगी, पूरी थ्योरी वैसे ही रहेगी, और व्यंजक भी ओवरऑल उसी के जैसे होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके जब व्यंजक की बात करेंगे तो हम बोलेंगे माना x और y, क्या बोलेंगे, माना x और y, माना x और y,
समांतर पट्ट संधारित्र की दो आयताकार या वृत्ताकार क्या है, प्लेटें हैं। माना x और y समांतर पट्ट संधारित्र की दो आयताकार या वृत्ताकार क्या है, प्लेटें हैं, जिनमें से प्रत्येक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, a है। जिनमें से प्रत्येक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, कौन सी चीज बेटा, अनुप्रस्थ काट का क्या क्षेत्रफल, जिसमें से दोनों में से किसी भी की बात करें तो उनमें से किसी का भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, a है। ठीक है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, d है। जिनके बीच की दूरी कितनी है, d है। माना x और y समांतर पट्ट संधारित्र की दो आयताकार या वृत्ताकार प्लेटें हैं, जिनमें से प्रत्येक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है तथा जिनके बीच की दूरी क्या है, d है। जिनके बीच में t मोटाई का, कितनी मोटाई का, t मोटाई का के परावैद्युत माध्यम प्लेटों के कैसे समांतर स्थित है। इन्हीं प्लेटों के कैसे है, समांतर स्थित है। क्या बोलेंगे कि जिनके बीचों बीच t मोटाई का एक के परावैद्युत माध्यम प्लेटों के कैसे समांतर स्थित है। ठीक है, अब बात करेंगे जब प्लेट, या साथ ही साथ हम एक चीज और यहां पर यह बोल सकते हैं, अर्थात t मोटाई पर, तब t मोटाई पर क्या बेटा, t मोटाई पर क्या बना है, के परावैद्युत माध्यम, के परावैद्युत माध्यम तथा टोटल दूरी कितनी थी, d, और d से हम किसको कम कर दें, तो d माइनस टी, शेष जो दूरी बची d माइनस टी मोटाई पर क्या रहेगी, वायु। क्या रहेगी भाई, आपने इतने में तो भरा है ना माध्यम, तो आइट साइड जो ये एरिया बचा है इसमें क्या रहेगी, आपकी वायु रहेगी। अर्थात क्या बोल सकते हैं कि t मोटाई पर के परावैद्युत माध्यम और d माइनस टी मोटाई पर क्या होगी, वायु है। अब हम बात करेंगे कि जब प्लेट x को क्या दिया जाता है, प्लस q आवेश दिया जाता है, तो वह उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तब प्रेरण की क्रिया के द्वारा प्लेट y के आंतरिक पृष्ठ पर क्या, ऋणावेश, और बाह्य पृष्ठ पर क्या, धनावेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि प्लेट y का संबंध किससे कर दिया जाता है, पृथ्वी से कर दिया जाता है। किससे कर दिया जाता है, पृथ्वी से कर दिया जाता है, जिससे यहाँ का संपूर्ण धनावेश कहां चला जाता है, पृथ्वी पर चला जाता है। अर्थात प्लेट y पर केवल क्या शेष रह जाता है, ऋणावेश ही शेष रह जाता है। तो क्या इसकी थ्योरी कंप्लीट समझ में आ रही है। क्या बोलेंगे, एक बार फिर से सुने। माना x और y समांतर पट्ट संधारित्र की दो आयताकार या वृत्ताकार क्या है, प्लेटें हैं, जिनमें से प्रत्येक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, जिनके बीच की दूरी क्या है, d है। ठीक है, जिनके बीच के t मोटाई का के परावैद्युत माध्यम प्लेटों के समानांतर रखा हुआ है, तब t मोटाई पर के परावैद्युत माध्यम और शेष d माइनस टी मोटाई पर क्या होगी, वायु होगी। अब जैसे ही प्लेट किसको, x को क्या दिया जाता है, प्लस q आवेश दिया जाता है, तो उसके बाह्य पृष्ठ क्या हो जाता है, धनावेश प्रेरित हो जाता है। प्रेरण की क्रिया के द्वारा प्लेट y के आंतरिक पृष्ठ पर क्या, ऋणावेश, और शेष भाग में क्या, बाह्य पृष्ठ पर अर्थात धनावेश प्रेरित हो जाएगा। क्योंकि प्लेट y का संबंध कहां से कर दिया जाता है, तो संपूर्ण धनावेश कहां चला जाता है। ठीक है, अर्थात वहां पर केवल क्या शेष रह जाता है, ऋणावेश शेष रह जाता है, जो प्लेट x के धनावेश को क्या करने का प्रयास करता है, कम करने का प्रयास करता है। अतः हम क्या बोलेंगे, तब दोनों प्लेटों के बीच वायु में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहां, वायु में, मतलब दोनों प्लेटों के बीच, ये वायु है या नहीं है, ठीक है ना, तो दोनों प्लेटों के बीच कहां, वायु में स्थित किसी बिंदु पर, वायु में स्थित किसी बिंदु पर क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप इस साइड ले लो, आप इस साइड ले लो, कहीं भी ले लो, वायु में बात कर रहा हूं। अतः दोनों प्लेटों के बीच वायु में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेटों के बीच वायु में स्थित किसी बिंदु पर क्या बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस चीज से दर्शाएंगे इसको, E से, E0 से, तो E0 बराबर हो जाएगी सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन
एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो, जहां सिग्मा क्या है आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो ये बताना अनिवार्य रहेगा, जहां सिग्मा क्या है आवेश का पृष्ठ घनत्व है, और सिग्मा बराबर क्या पढ़ा है हमने Q अपॉन ए, क्या पढ़ा है Q अपॉन, इसलिए E0 बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन ए और बटे में क्या रहेगा एप्सिलॉन जीरो, अर्थात E0 बराबर क्या हो जाएगा Q A एप्सिलॉन जीरो। इक्वेशन क्या हो गया, ठीक है, समझ में आ गई ये कंडीशन कि दोनों प्लेटों के बीच वायु में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 बराबर सिग्मा अपॉन क्या हो गया एप्सिलॉन, जहां सिग्मा क्या है आवेश का क्या है पृष्ठ घनत्व है, सिग्मा का मान रखा Q अपॉन ए, ओवरऑल क्या आ गया E0 बराबर क्या हो गया आपका Q अपॉन A एप्सिलॉन जीरो। अब हम बात करेंगे किसकी, इसी प्रकार परावैद्युत माध्यम में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता, कौन से माध्यम पर, ये परावैद्युत माध्यम में स्थित किसी बिंदु पर क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लो अब इस परावैद्युत माध्यम के किसी बिंदु पर कौन है, कोई बिंदु है जहां पर हमें क्या करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम क्या लिख देंगे, इसी प्रकार परावैद्युत माध्यम में स्थित किसी बिंदु पर क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा बेटा, E बराबर हो जाएगा यहाँ सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन जीरो। के क्यों लिया यहाँ, क्योंकि ये माध्यम का परावैद्युतांक है, ठीक है। पुनः बताएंगे सिग्मा क्या है, तो सिग्मा बराबर आप बोलोगे आवेश का क्या, आवेश का पृष्ठ घनत्व, और सिग्मा बराबर क्या है Q अपॉन ए। तो यहाँ कंडीशन क्या हो जाएगी, सीधे सीधे लिख दें के क्या हो जाएगा के ए एप्सिलॉन जीरो, ठीक है ना, ये इक्वेशन क्या हो गई सेकेंड, ठीक है। E बराबर डायरेक्टली हमने क्या लिख दिया Q अपॉन के ए, क्योंकि अपन ये सिग्मा का मान रखेंगे, इसी प्रकार Q अपॉन ए रखेंगे, फिर नीचे लाएंगे तो डायरेक्ट हमने क्या रख दिया E बराबर Q अपॉन के ए एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे बेटा, यदि प्लेट X और Y के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या हो V हो, यदि दोनों प्लेटों के बीच मतलब प्लेट X और प्लेट Y के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या हो V हो, तो विभवांतर क्या मान लेते हैं V। यदि दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या हो V हो, तो आपने विभवांतर की परिभाषा पढ़ी होगी। विभवांतर बराबर क्या होता है, तीव्रता गुणित विस्थापन। विभवांतर की परिभाषा क्या होती है, तीव्रता गुणित, तो विभवांतर बराबर हम जानते हैं तीव्रता गुणित क्या होता है विस्थापन। तो देखो हमारे पास तीव्रता क्या है अलग अलग है, और विस्थापन भी क्या है अलग अलग। कैसे, क्योंकि भाई आपको यदि यहां से यहां जाओगे तो टोटल दूरी क्या है d, और यदि यहां की दूरी करोगे तो क्या मिलेगी आपको t। तो अपन इस कंडीशन को जब लगाएंगे तो क्या आएगा v का मान देखते हैं। v बराबर हमारा हो जाएगा, पहली तीव्रता क्या है हमारी E0, क्या है E0, और E0 कहां की होगी शेष वायु, तो बीच में क्या था हमारा माध्यम था, तो शेष वायु तो ये थी ना, मतलब क्या ये टोटल D से हम किसको घटा देंगे T को, अर्थात क्या हो जाएगा D माइनस T, क्या हो जाएगा D माइनस T प्लस क्या हो जाएगा, फिर दूसरी वाली तीव्रता क्या थी हमारी E, कौन सी है तीव्रता E, और दोनों के बीच की दूरी क्या है ये क्या है T, तो गुणित में हम क्या ले लेंगे T, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई। V बराबर क्या हो गया E0 गुणित D माइनस T प्लस E गुणित क्या हो जाएगा। अब दोनों ही कंडीशन में हम क्या रखेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, एक जगह एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू, सॉरी E0 की वैल्यू है एक जगह किसकी, तो V बराबर E0 का मान क्या है हमारे पास Q अपॉन A एप्सिलॉन जीरो गुणित D माइनस क्या हो गया T, और प्लस E का मान क्या है Q अपॉन K A एप्सिलॉन जीरो गुणित क्या, दोनों ही कंडीशन में क्या कॉमन दिख रहा है आपको Q अपॉन A एप्सिलॉन जीरो क्या दिख रहा है हमको कॉमन दिख रहा है।
तो अंदर क्या बचा हमारा d माइनस टी प्लस यहां पर क्या बचा t अपॉन के, क्या बचा t अपॉन के। ठीक है, यदि हम चाहें तो यहां से t को भी क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। किसको कॉमन ले सकते हैं, t को क्या कर लें कॉमन। किस तरीके से देखते हैं, q अपॉन a एप्सिलॉन 0। ठीक है, यहां पर यदि हम किसको कॉमन लें, t को कॉमन लें, किसको t को, तो क्या हो जाएगा d माइनस क्या हो जाएगा 1, d माइनस 1 और क्या हो जाएगा 1 अपॉन के, क्या हो जाएगा 1 अपॉन, तो t को कॉमन यदि लेंगे तो क्या हो जाएगा d माइनस 1 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा k की कंडीशन क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, या d माइनस टी को आप कॉमन ले सकते हो, तो d माइनस टी को यदि कॉमन लेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 अपॉन के। यदि डायरेक्टली d माइनस टी को कॉमन, मतलब d तो अपनी जगह है ही, ठीक है ना, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यदि हम d को जैसे का तैसा और केवल किसको कॉमन लें, t को कॉमन लें, तो ये t की जगह क्या जाएगा 1। अब माइनस का हमने t क्या किया है, कॉमन किया है यहां से, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन क्या k, ये कंडीशन भी आ जाएगी। ठीक है, अब चूंकि ये क्या है विभवांतर, क्या है, अब धारिता की परिभाषा तो आप जानते हैं, धारिता की क्या परिभाषा से, धारिता की परिभाषा क्या होती है, C बराबर Q अपॉन V। क्या होता है C बराबर, तो C बराबर क्या हो जाएगा, ये Q आपका जैसा का तैसा, नीचे क्या हो जाएगा V का मान Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 d माइनस टी और 1 माइनस 1 अपॉन क्या कि ये Q से क्या हो गया Q, तो C की कंडीशन क्या निकल के आई आपकी, A एप्सिलॉन 0 कहां चला गया और नीचे क्या आ गया हमारा d माइनस टी और 1 माइनस 1 अपॉन k। यही के परावैद्युत माध्यम स्थित होने के कारण किसी दोनों प्लेटों के बीच समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता के लिए क्या है, व्यंजक है। यदि बात करें इसके प्रभावित करने वाले कारकों की, तो यही हम क्या बता देंगे, इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो C बराबर क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले तो आपको पहली कंडीशन दिख रही है कि C इज प्रोपोर्शनल क्या दिख रहा है A। दूसरी कंडीशन क्या दिख रही है, C इज प्रोपोर्शनल क्या एप्सिलॉन 0। तीसरी कंडीशन क्या दिख रही है हमारी D की, दोनों प्लेटों के बीच की क्या दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की, तो किसके, इस D पर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल में। तो ये क्या होगा, इसके प्रभावित करने वाले कारक। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक जो हमारा है वन डी ग्राफ जनित्र क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसकी संरचना और इसकी कार्यविधि, ये कुल मिलाकर क्या है, टोटल क्वेश्चन जो होगा ये 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। यदि हम बात करें वन डी ग्राफ की संरचना की, तो संरचना तो चित्र में प्रदर्शित की गई है। शुरुआत करेंगे हम वन डी ग्राफ के बारे में कि किस व्यक्ति ने, किस वैज्ञानिक ने इसकी संरचना को प्रदर्शित किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सन 1931 में। सन 1931 में वन डी ग्राफ नामक एक व्यक्ति था, एक वैज्ञानिक था, उन्होंने एक ऐसे मशीन का आविष्कार किया जिसकी सहायता से 5 लाख या उससे भी अधिक वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। कब की बात है ये, सन 1931 में। कब की बात है, 1931 में। यदि बात की जाए तो आप लोगों को याद होगा ये डेट वही है 1930 1931, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह हुआ था, इरविन समझौता वगैरह हुआ था, उसी समय की बात है। तो वन डी ग्राफ नामक वैज्ञानिक ने एक ऐसे मशीन का, एक ऐसे उपकरण का निर्माण किया जिससे कितने लाख, 5 लाख या उससे भी अधिक वोल्ट का क्या किया जा सकता है, विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। इस आधार पर, उनके नाम के आधार पर ही इसे क्या नाम दिया गया, वन डी ग्राफ जनित्र। जनित्र का अर्थ होता है उपकरण, मशीन, और किसने दिया था, वन डी ग्राफ ने दिया था। ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे, सन 1931 में वन डी ग्राफ नामक वैज्ञानिक ने एक ऐसे मशीन का आविष्कार किया जिसकी सहायता से 5 लाख या उससे अधिक वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। बात करते हैं इसके सिद्धांत की। वन डी ग्राफ जनित्र का जो सिद्धांत है वो किसी भी चालक के नुकीले भाग पर क्या है, आधारित है। कौन से भाग पर,
नुकीले भाग पर। मान लो कोई चालक है और उसका भाग कैसा है, इस तरीके से कैसा है, नुकीला है। तो वान डी ग्राफ जनित्र का जो सिद्धांत है चालक के कौन से भाग पर, नुकीले भाग पर, चालक के नुकीले भाग पर क्या होता है, आधारित। क्यों? क्योंकि नुकीले भाग पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, सर्वाधिक। नुकीले भाग पर क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है, जिससे वहां पर क्या हो जाता है, वैद्युत पवन चलने लगती है। क्या चलने लगती है, कहां, नुकीले भाग पर क्या चलने लगती है, वैद्युत पवन। फलस्वरूप वहां पर एक अतिरिक्त प्रकार का क्या उत्पन्न हो जाता है, धनावेश क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो आप याद रखें, सिद्धांत की बात की जाए तो याद रखें क्या बोलना है कि वान डी ग्राफ जनित्र का सिद्धांत चालक के नुकीले भाग पर आधारित होता है, क्योंकि नुकीले भाग पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है। फलस्वरूप वहां पर क्या चलने लगती है, वैद्युत पवन चलने लगती है। क्या चलने लगती है, और अतिरिक्त आवेश क्या हो जाता है, अतिरिक्त आवेश क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। क्या बोलेंगे, अतिरिक्त आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये हो गया इसका क्या, सिद्धांत। अब बात कर रहे हैं हम इसकी क्या, संरचना। तो वान डी ग्राफ जनित्र की संरचना चित्र में प्रदर्शित है। इसमें 15-15 मीटर के दो स्तंभ पी डैश होते हैं। 15-15 मीटर के दो स्तंभ कौन होते हैं, पी डैश होते हैं, जिसमें 5 मीटर व्यास का एक खोखला गोला क्या रखा होता है, एस रखा होता है। क्या बोलेंगे, इसमें 15-15 मीटर के दो स्तंभ कौन है, पी और पी डैश है, जिसमें 5 मीटर व्यास का क्या रखा हुआ है, खोखला गोला एस रखा होता है। इसमें P1 और P2 दो क्या होती हैं, घिरनियां होती हैं। P1 और P2 दो क्या होती हैं, घिरनियां होती हैं, जिसमें एबोनाइट, रेशम या चमड़े का क्या चढ़ा होता है, बेल्ट। ये जो बेल्ट चढ़ा है ये किस किस चीज से बना है, क्या बोलेंगे, बेल्ट किससे बना है, एबोनाइट, रेशम या किससे, चमड़े का बना क्या चढ़ा होता है, बेल्ट। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, पीपी डैश क्या है, क्या है, दो 15-15 मीटर के स्तंभ है, जिसके बीच में ऊपर क्या रखा है, 5 मीटर व्यास का क्या रखा है, खोखला गोला रखा है। इसमें P1 और P2 दो क्या है, घिरनियां है। क्या है, घिरनियां है। घिरनी के माध्यम से किसी भी चीज को, पट्टे को या बेल्ट को आसानी से क्या किया जा सकता है, घुमाया जा सकता है ना। तो इसमें P1 और P2, P1 और क्या, P2 दो क्या है, घिरनियां है, जिसके ऊपर किसका, एबोनाइट का, चमड़े का या रेशम का क्या होता है, बेल्ट लगा होता है। इसमें C1 और C2 क्या है, दो कंघियां हैं। C1 और C2 क्या है, दो कंघियां हैं। बात करें यदि कंघी C1 की, तो इसका संबंध किससे कर दिया जाता है, उच्च तनाव बैटरी के धन सिरे से, जिसे हम क्या बोलते हैं, फुहार कंघी कहते हैं। कौन सी कंघी कहते हैं, फुहार कंघी कहते हैं। और कंघी C2 को क्या बोलते हैं, संग्राहक कंघी। क्या बोलते हैं, कौन सी कंघी कहते हैं, फुहार कंघी का संबंध किससे होता है, उच्च तनाव बैटरी के धन सिरे से कर दिया जाता है। कहां से कर दिया जाता है, उच्च तनाव बैटरी के धन सिरे से कर दिया जाता है, जिससे नुकीले भाग पर, कंघी कैसी है, नुकीले, जैसे नुकीले भाग पर क्या हो जाता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सर्वाधिक होने के चलते यहाँ क्या चलने लगती है, वैद्युत पवन। यहाँ पर क्या चलने लगेगी, जिसके कारण घिरनी P1 का सामने वाला जो भाग होगा वो क्या हो जाएगा, आवेशित। क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। क्योंकि ये बेल्ट क्या होता है, लगातार विद्युत मोटर से क्या होता है, की सहायता से घूमता रहता है, अर्थात ये निरंतर कहां जाएगा, ऊपर की ओर भी जाता जाएगा। साथ ही साथ इसमें क्या होती है, विद्युत मोटर भी होती है, जिसकी सहायता से क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। ठीक है। और उपयुक्त उपकरण को क्षरण से बचाने के लिए एक किससे, टैंक टी से, लोहे के टैंक टी आदि से क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। और जिसका संबंध किससे कर दिया जाता है, पृथ्वीकृत कर दिया जाता है। और जिसके मध्य, इसके अंदर क्या भर दिया जाता है, क्या भर दिया जाता है, नियॉन गैस भर दिया जाता है, जिससे इसके अंदर का वातावरण कैसा बना रहे, अक्रिय बना रहे। तो ये होगा इसकी क्या, निष्क्रिय बोल दो, अक्रिय बोल दो, उसके अंदर का वातावरण कैसा रहे, निष्क्रिय बना रहे, मतलब कोई दिक्कत ना आए। तो ये होगा इसकी क्या, संरचना। संरचना में क्या बोलेंगे एक बार फिर से देखते हैं। इसमें पी डैश 15-15 मीटर के क्या है, दो स्तंभ होते हैं। 5 मीटर व्यास का क्या दिख रहा है, एक खोखला गोला एस दिख रहा है। ठीक है।
P1 और P2 क्या होती है? दो घिरनियां होती हैं जिसमें एवोनाइट, रेशम या चमड़े का बेल्ट चढ़ा होता है। घिरनी P1 का संबंध किससे कर दिया जाता है? विद्युत मोटर से कर दिया जाता है, जिसकी सहायता से इसे घुमाया जा सके। साथ ही साथ इसमें C1 और C2 दो क्या होती हैं? कंघियां होती हैं। कंघी C1 को क्या बोलते हैं? कंघी C2 को पोहार कंघी C1 का संबंध कैसे कर दिया जाता है? तो बोलना उच्च तनाव बैटरी के धनसरी से कर दिया जाता है, जिससे यहाँ पर क्या हो जाएगा? आवेश का पृष्ठ घनत्व तो बढ़ जाएगा, जिससे फलस्वरूप यहाँ पर क्या चलने लगेगी? वैद्युत पवन चलने लगेगी। ठीक है ना। और उपयुक्त उपकरण को किससे बचाने के लिए? क्षरण से बचाने के लिए एक लोहे के टैंक टी से क्या कर दिया जाता है? ढक दिया जाता है, जिसका संबंध किससे कर दिया जाता है? पृथ्वी से कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये होगा इसकी क्या? संरचना। अब हम बात करेंगे किसकी? कार्यविधि। अब बात आएगी किसकी? कार्यविधि की। तो कार्यविधि में हम देखेंगे, कार्यविधि में बोलेंगे चूंकि कंघी C1 का संबंध जो होता है उच्च तनाव बैटरी के किससे होता है? धनसिरे से। कंघी C1 का संबंध उच्च तनाव बैटरी के धनसिरे से होता है, जिससे यहां पर क्या हो जाता है? आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सर्वाधिक हो जाता है। फलस्वरूप यहां क्या चलने लगती है? वैद्युत पवन चलने लगती है। कंघी C1 का संबंध उच्च तनाव बैटरी के कहां से होता है? धनसिरे से होता है, जिससे यहां पर क्या होता है? आवेश का पृष्ठ घनत्व तो क्या हो जाता है? सर्वाधिक हो जाता है। फलस्वरूप यहां पर क्या चलने लगेगी? वैद्युत पवन चलने लगती है। वैद्युत पवन चलने के कारण यहाँ के जो आसपास के वायु के कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं? आवेशित हो जाते हैं। जो धनावेश से क्या होगा? प्रतिकर्षित होकर। अब भाई वायु के कण हैं और वो क्या हो गए? आवेशित हो गए। और हमने पढ़ा है कि सजातीय आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो ये जो वायु के कण होंगे धनावेश से क्या? प्रतिकर्षित होकर कहां चले जाते हैं? बेल्ट के पास समीप पहुंच जाते हैं। मतलब घिरनी P1 के समीप जो बेल्ट होगा उसके समीप क्या होंगे? पहुंच जाएंगे। अब चूंकि ये घिरनियां लगातार क्या होती हैं? घूमती रहती हैं, अर्थात बेल्ट भी क्या होता है? घूमता रहता है। तो ये बेल्ट का धनावेशित भाग, सामने का जो भाग होता है घिरनी P1 के सामने का जो बेल्ट का भाग होगा वो क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। और धनावेशित होने के चलते जब यह धनावेशित भाग कहां पहुंचेगा? घिरनी P2 के पास पहुंचता है, तो वहां पर कौन सी कंघी लगी है? संग्राहक कंघी लगी होती है, जो प्रेरण की क्रिया के चलते, किसकी क्रिया के चलते? प्रेरण की क्रिया के चलते ऋणावेशित होती है। कैसी होती है ये कंघी? ऋणावेशित होती है, जो बेल्ट के संपूर्ण धनावेश को क्या कर लेती है? एकत्रित कर लेती है। यहां से जो धनावेश यहां पर जाएगा C2 के संपर्क में जाएगा, क्योंकि कंघी C2 में क्या हुआ? प्रेरण के कारण कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया है? ऋणावेश, जो इस धनावेश को क्या कर लेता है? एकत्रित कर लेता है। ठीक है ना। और यह धनावेश कहां चला जाता है? गोले के बाह्य पृष्ठ पर क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है, जिससे इस बेल्ट का जो भाग होगा वो क्या हो जाता है? अनावेशित हो जाता है। बेल्ट कैसा हो जाता है? अनावेशित। ना अब उसमें धनावेश बचा और ना ही उसमें, तो बेल्ट कैसा हो गया? अनावेशित। अब ये अनावेशित भाग पुनः आएगा किसके पास? घिरनी P1 के पास। पुनः धनावेशित होगा। धनावेशित होने के बाद पुनः कहां पहुंचेगा? संग्राहक कंघी C2 के पास पहुंचेगा। यहां पर पुनः यह आवेश कौन ले लेगा? संग्राहक कंघी जो होगी C2 क्या कर लेगी? एकत्रित कर लेगी और गोले के बाह्य पृष्ठ पर क्या कर देगी? उसे वितरित कर देगी। और यह क्रिया निरंतर क्या होती रहती है? चलती रहती है, जिसके फलस्वरूप गोले के बाह्य पृष्ठ पर लगभग 5 लाख या उससे भी अधिक वोल्ट का क्या उत्पन्न हो जाता है? विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे अल्फा बीटा गामा कणों को त्वरित करने के लिए क्या किया जाता है? उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। तो ये क्या होगा? इसकी कार्यविधि। कार्यविधि में आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि चूंकि फुहार कंघी C1 का संबंध उच्च तनाव बैटरी के धनसिरे से होता है, जिससे यहाँ क्या हो जाता है? आवेश का पृष्ठ घनत्व तो बढ़ जाता है। फलस्वरूप वैद्युत पवन चलने लगती है और इसके आसपास की वायु इसके संपर्क में आके क्या हो जाती है? धनावेशित, जो धनसिरे से, बैटरी के धनसिरे से क्या होगा? प्रतिकर्षित होकर घिरनी P1 के सामने वाले बेल्ट पर क्या हो जाती है? समीप आ जाती है। अब चूंकि ये बेल्ट क्या होता है? लगातार घूमता होता है, जिससे ये धनावेशित बेल्ट का जो भाग होगा वो क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा और घूमकर कहां पहुंच जाएगा? संग्राहक कंघी C2 के पास। संग्राहक कंघी C2 में क्या हो जाता है? प्रेरण की क्रिया के द्वारा ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और ये ऋणावेश इस धनावेश को क्या कर लेता है? ठीक है ना, ऑब्जर्व कर लेता है, एकत्रित कर लेता है। और जो
किस पर, गोले के बाहर पृष्ठ पर क्या कर देता है, वितरित कर देता है, और यह बेंड क्या हो जाता है, अनावेशित हो जाता है। पुनः ये कहाँ आएगा, संग्राहक फुहारक अंगी किसके पास, C1 के पास आवेशित होगा, फिर यहां जाएगा संग्राहक अंगी के पास अनावेशित हो जाएगा, और ये क्रिया निरंतर क्या होगी, जिसके फलस्वरूप गोले के बाह्य पृष्ठ पर लगभग 5 लाख या उससे भी अधिक वोल्ट का क्या उत्पन्न हो जाता है, और ये इसकी क्या कहलाएगी, कार्यविधि कहलाएगी। अब बात करें इसके क्या उपयोग, तो इसके उपयोग क्या हैं, उपयोग में हम बोल सकते हैं किसको त्वरित करने में, अल्फा बीटा गामा कणों को क्या करने में, त्वरित करने में। दूसरा, नाभ की अभिक्रियाओं को क्या करने में, संपन्न करने में, नाभ की अभिक्रियाओं को संपन्न करने में। तीसरी बात हम क्या बोल सकते हैं, अधिक वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने में, या उच्च वोल्ट का क्या उत्पन्न करने में, वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने में। तो ये इसके क्या हो गए, लाभ। जब किसी चीज के लाभ होंगे तो उसकी कुछ क्या होती हैं, हानियां भी होती हैं। तो इसकी हानि देख लेते हैं। यदि बात करें हानि की, तो सबसे पहले क्या होता है कि विशेष रख रखाव की क्या होती है, आवश्यकता। क्या होती है, विशेष रख रखाव की क्या होगी, आवश्यकता होगी। दूसरी बात, भारी होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने या ले जाने में क्या होगी, कठिनाई होगी। क्या होने के कारण, भारी होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान लाने या ले जाने में क्या होगी, कठिनाई होगी। और तीसरी, उच्च विभवांतर होने के कारण क्या होता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। क्या होता है, खतरनाक होता है। तो इस प्रकार हमारा वांडी ग्राफ जनयंत्र क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगला टॉपिक हमारा है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संधारित्र। क्या है, इनके व्यंजक क्या है, दोनों को एक साथ देखेंगे तो सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, हमको समझ में आ जाएंगे। यदि बात की जाए श्रेणी क्रम समायोजन की, श्रेणी क्रम समायोजन की, संधारित्र के श्रेणी क्रम समायोजन की, इसको हम लिखेंगे संधारित्र का कौन सा समायोजन, श्रेणी क्रम समायोजन। समायोजन का अर्थ होता है जोड़ना, ठीक है ना, उनको व्यवस्थित कर देना। तो संधारित्र के श्रेणी क्रम समायोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को आप ऐसे समझ सकते हैं डायग्राम से, पहले संधारित्र की, ये कौन सा संधारित्र है, पहला संधारित्र। और जब संधारित्र, तो संधारित्र में कितनी प्लेटें होती हैं, 2। तो ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, और संधारित्र कौन है, पहला है। एक दूसरा संधारित्र ले लेते हैं, और ये क्या ले लिए, एक तीसरा संधारित्र ले लिए। समझते हैं हमारे पास कितने संधारित्र हैं, 3। तो यहां पर एक ये हो गया, 2 हो गए, और एक क्या हो गया, ये तीसरा हो गया। ये कौन सा हो गया, तीसरा। तो पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। इसे क्या समझ में आ रहा है कि पहले संधारित्र की कौन सी प्लेट है, ये पहली, ये दूसरी। ये दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, फिर पहली प्लेट। तो ये संधारित्र क्या है, 3 है हमारे पास, जिनकी धारिता हम मान लेते हैं C1 है, एक की क्या है C2 है, और एक की क्या है C3। अब समझ में आ जाएगा। तो संधारित्र के श्रेणी क्रम समायोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं, और आगे भी यह क्रिया ऐसे ही चलती जाती है। संधारित्र के श्रेणी क्रम समायोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं, और यह क्रिया आगे भी ऐसे चलती जाती है। अंत में पहले संधारित्र की पहली प्लेट को पृथक्कृत, पृथक्कृत का मतलब होता है स्वतंत्र छोड़ देते हैं, जबकि तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध कैसे कर दिया जाता है, पृथ्वी से कर दिया जाता है। और यही संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन कहलाता है। ठीक है, यही संधारित्रों का क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम समायोजन कहलाता है। तो क्या बोलेंगे, फिर से सुने। संधारित्रों को श्रेणी क्रम समायोजन में जोड़ने के लिए पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं, और यह क्रिया आगे भी ऐसे चलती जाती है। अंत में पहले संधारित्र की पहली प्लेट को पृथक्कृत और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध कैसे कर दिया जाता है, पृथ्वी से, और यह क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम समायोजन कहलाता है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, माना बता देंगे आप कि माना 3 संधारित्र चित्र में क्या किए गए हैं, प्रदर्शित किए गए हैं। अब बात किसकी आ गई, व्यंजक की। तो माना 3 संधारित्र चित्र में प्रदर्शित किए गए हैं, या ऐसा बोल दो कि माना C1, C2, C3 धारिता के
तीन संधारित्र चित्र में क्या किए गए हैं, प्रदर्शित किए गए हैं। श्रेणी क्रम में क्या किए गए हैं, प्रदर्शित किए गए हैं। जब संधारित्र C1 के पहली प्लेट को क्या दिया जाता है, प्लस Q आवेश दिया जाता है, तो वह उसके बाह्य पृष्ठ में क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। प्रेरण की क्रिया के द्वारा दूसरी प्लेट के आंतरिक पृष्ठ में क्या जाएगा और बाह्य पृष्ठ में क्या जाएगा। अब चूंकि दूसरी प्लेट का संबंध किससे होता है, दूसरे संधारित्र की किससे होता है, पहली प्लेट से, तो यह संपूर्ण धनावेश उसके क्या होता है, बाह्य पृष्ठ में क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। पुनः प्रेरण की क्रिया होगी, पुनः क्या होगी, प्रेरण की क्रिया, और दूसरी प्लेट के आंतरिक पृष्ठ में क्या जाएगा और बाह्य पृष्ठ में क्या जाएगा, ये धनावेश जाएगा। अब ये जो धनावेश होगा ये कहां चला जाएगा, क्योंकि दूसरी प्लेट का संबंध किससे होता है, C3 संधारित्र की पहली प्लेट से, तो ये संपूर्ण धनावेश कहां चला जाएगा, चला जाएगा यहाँ, और इसके बाह्य पृष्ठ में क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। ठीक है। प्रेरण की क्रिया के द्वारा पुनः क्या होगा, इसकी दूसरी प्लेट में कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश, और बाह्य पृष्ठ में क्या आएगा, और ये संपूर्ण धनावेश, चूंकि इसका संबंध कैसे है, तो संपूर्ण धनावेश कहां चला जाएगा। तो ओवरऑल आप क्या बोलोगे कि माना C1 C2 C3 संधारित्र की क्या है, तीन, मतलब तीन संधारित्र हैं जिनको श्रेणीक्रम समायोजन में प्रदर्शित किया गया है। जब इनको प्लस Q आवेश दिया जाता है तो यह इनके समान बाह्य पृष्ठ में क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, और दूसरे पृष्ठों पर क्या होता है, ऋणावेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि अंत वाली प्लेट का संबंध किससे होता है, पृथ्वी से होता है, जिससे संपूर्ण धनावेश कहां चला जाता है, अर्थात उसमें केवल क्या शेष रह जाता है। तो अब बात आई, ये तो देखो आवेश, अर्थात क्या हुआ कि यह आवेश जो होता है प्लस Q आवेश, जब इसको प्लस Q आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण प्लेटों में समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। सभी प्लेटों में समान रूप से क्या हो जाता है, क्या बोलोगे, सभी प्लेटों में क्या हो जाएगा, मतलब जो आवेश Q इसमें है वही इसमें रहेगा और वही किसमें रहेगा, तीनों प्लेटों में क्या रहेगा। मतलब जब Q आवेश दे रहे हैं तो ये सभी प्लेटों में कैसा रहेगा, समान रहेगा, किंतु इसके कारण उत्पन्न होने वाला जो विभव होगा वो क्या सेम रहेगा, नहीं रहेगा। कैसा रहेगा, अलग अलग। अर्थात पहली प्लेट मतलब पहले संधारित्र के श्रम उत्पन्न विभवांतर क्या है, दूसरे संधारित्र के और तीसरे संधारित्र के, तो विभवांतर कैसा हो गया आपका, आवेश कैसा था भाई, आवेश तो सेम है, क्योंकि जो आवेश हमने पहली संधारित्र की प्लेट को दिया वही आवेश क्या हुआ, वितरित हो के कहां चला गया, लास्ट तक चला गया। आवेश सेम है किंतु विभवांतर क्या है इसका, अलग अलग। अतः क्या ले लेते हैं, परिणामी विभवांतर। तो यहां बोलेंगे चूंकि C1 संधारित्र की प्लेट के सिरों में उत्पन्न क्या, C1 के संधारित्र या C1 संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न क्या, V1, C2 के सिरों में उत्पन्न विभवांतर क्या, C3 के सिरों में उत्पन्न विभवांतर क्या। आवेश सब में क्या है लेकिन विभव क्या है, अतः हम क्या ले लें, परिणामी विभवांतर। परिणामी विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस क्या, ठीक है। ये इक्वेशन क्या मान लो, अपन फर्स्ट मान लेते हैं। अब आपने पढ़ा है किसकी परिभाषा से, धारिता की। धारिता की परिभाषा से क्या पढ़ा है आपने, C बराबर क्या आता है, Q अपॉन V। C बराबर क्या होता है, तो बेटा एक बात बताओ, V बराबर क्या हो जाएगा, यदि V को हम यहाँ लाएंगे तो C कहाँ आ जाएगा, तो Q अपॉन क्या आ जाएगा, आ जाएगा Q अपॉन C1। क्या आ जाएगा, Q अपॉन C1। जब C1 नहीं C, Q अपॉन क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। अर्थात यदि हम किसका मान निकालें, V1 का, तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन C1। V2 का मान क्या हो जाएगा और V3 का मान क्या हो जाएगा, ठीक है ना। आवेश समान है, विभव सबके क्या थे, अलग अलग। तो ये सब V1 V2 V3 और V का मान कहाँ रखने पर, समीकरण किस में रखने पर, एक में रखेंगे। जब समीकरण एक में रखेंगे तो Q अपॉन C बराबर क्या जाएगा, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन क्या हो जाएगा, मतलब Q अपॉन C बराबर क्या हो जाएगा, Q कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस क्या 1 अपॉन, ये Q से Q क्या हो गया, 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस क्या 1 अपॉन। अतः हम क्या बोलेंगे कि परिणामी संधारित्र की धारिता का क्या, व्युत्क्रम। संधारित्रों के श्रेणी क्रम समायोजन में, यहां परिभाषा निकालेंगे, संधारित्र के श्रेणी क्रम समायोजन में परिणामी संधारित्र के व्युत्क्रम, परिणामी संधारित्र का क्या, व्युत्क्रम।
उनके अलग अलग संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के क्या होता है, बराबर। अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के क्या होता है, संधारित्रों के श्रेणी क्रम समायोजन में परिणामी धारिता का क्या व्युत्क्रम उनकी अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये हो गया हमारा कौन सा, श्रेणी क्रम समायोजन। क्रम समायोजन की समांतर क्रम समायोजन में भी इसी तरीके से थ्योरी रहेगी, किंतु यहां पर अब हम संधारित्रों को किस तरीके से जोड़ेंगे, उनकी एक प्लेट, एक सिरों को एक सिरे से, मतलब समस्त जो प्लेटें होंगी उसको किसी एक बिंदु से और दूसरे वाले को दूसरे बिंदु से, ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, ये तीन क्या है, संधारित्र हैं। पहले संधारित्र की धारिता क्या है, C1, दूसरे की, तीसरे की, ये धारिताएं अलग अलग। ठीक, अब इनके पहले सिरों को हम एक बिंदु से जोड़ दिए, एक बिंदु मान लो किससे, A से, और दूसरे सिरे को किससे जोड़ दिए, एक दूसरे बिंदु B से क्या कर दिए, जोड़ दिए। और जिनका संबंध किससे कर दिया जाएगा, पहले वाले सिरे को कैसे कर दिया जाएगा, पृथक छोड़ दिया जाएगा, और दूसरे का संबंध किससे कर दिया जाएगा, पृथ्वी से कर दिया जाएगा। किससे कर दिया जाएगा, पृथ्वी से कर दिया जाएगा। चलो, तो थ्योरी क्या बोलेंगे समांतर क्रम संधारित्र की। समांतर क्रम संधारित्र में सभी संधारित्र की पहली प्लेटों को, किसको, सभी संधारित्र की पहली प्लेटों को एक बिंदु A से, सभी संधारित्र की पहली प्लेटों को क्या बेटा, एक बिंदु A से तथा दूसरी प्लेटों को एक दूसरे बिंदु B से जोड़ दिया जाता है, और सिरे A को पृथकृत तथा सिरे B का संबंध किससे कर दिया जाता है, पृथ्वी से कर दिया जाता है। जब बिंदु A पर, तो ये तो थ्योरी हो गई आपकी। थ्योरी में क्या बोला मैंने, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि समांतर क्रम समायोजन में सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु A से तथा दूसरी प्लेटों को एक बिंदु B से जोड़ दिया जाता है, तथा प्लेट A को पृथकृत एवं प्लेट B का संबंध किससे कर दिया जाता है, पृथ्वी से कर दिया जाता है, और यही श्रेणी कौन सा, समांतर क्रम समायोजन कहलाता है। अब बता देना यदि व्यंजक में, तो व्यंजक में क्या बोलोगे, माना C1 C2 C3, व्यंजक में क्या बोलोगे, माना C1 C2 C3 धारिता के तीन संधारित्र हैं जिन्हें समांतर क्रम समायोजन में क्या किया गया है, जोड़ा गया है, जिनकी समस्त प्लेटों को बिंदु A से, पहली प्लेटों को किससे, बिंदु A से, और दूसरी प्लेटों को बिंदु B से जोड़ा गया है। जब बिंदु A को क्या किया जाता है, प्लस Q आवेश दिया जाता है, यहां से ध्यान देना है, जब बिंदु A को क्या दिया जाएगा, प्लस Q आवेश दिया जाएगा, तो ये तो A पर क्या रहेगा, समान, किंतु जैसे ही ये A से कहा जाएगा आगे, तो ये आवेश क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। आवेश कैसा हो जाएगा, अर्थात C1 धारिता के संधारित्र को मिला आवेश क्या होगा, Q1, C2 धारिता के संधारित्र को, और C3 धारिता के संधारित्र को कौन आवेश मिलेगा, Q3 आवेश। किंतु इनके कारण उत्पन्न होने वाला जो विभवांतर होगा वो सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा। आपने पहले वाले में देखा था कि आवेश समानता, विभवांतर क्या था, अलग अलग। अब यहां पर आवेश अलग अलग है और विभवांतर क्या है, जबकि इनके बीच का जो विभवांतर है भी क्या होता है बेटा, समान। आवेश क्या है, अलग अलग, और विभवांतर क्या है, विभवांतर भी कैसा है, समान। अतः इनका परिणामी क्या ले लें, आवेश। परिपथ का क्या, परिणामी आवेश। और परिणामी आवेश को कैसे दर्शाओगे, Q से, और Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस क्या, Q3। अब धारिता की परिभाषा से आप जानते हैं C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V, क्या होता है, तो Q का मान निकालेंगे, Q को यहाँ लाएंगे तो इनका त्रिक गुणा कर लो, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, जब Q बराबर CV हो गया तो Q1 बराबर क्या होगा, C1 भी, Q2 बराबर क्या होगा, C2 भी, और Q3 बराबर क्या होगा, C3 भी। ये Q, Q1, Q2, Q3 के मान कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है ना। तो रख के देखते हैं, तो Q बराबर क्या, CV बराबर क्या हो जाएगा, C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। इन सब में कॉमन क्या दिख रहा है, V कॉमन दिख रहा है, तो C1 प्लस C2 प्लस क्या, V से भी क्या हो गया, तो C बराबर क्या आ गया, C1 प्लस C2 प्लस क्या, C3। अतः संधारित्रों के समांतर क्रम समायोजन में, संधारित्रों के समांतर क्रम समायोजन में परिणामी धारिता उनके अलग अलग धारिताओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है, और यही क्या कहलाएगा, समांतर क्रम समायोजन के लिए व्यंजक। तो आज की क्लास यही क्या करते हैं, समाप्त करते हैं।